1 दिसंबर को लड़की के जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच में उसका भाई घर में आ जाता है। भाई ने देखा कि तैयारियां चल रही हैं, तभी वो अपनी बहन की तरफ देखता है और देखते ही कहता है कि हम तो ऐसा लग रहा है जैसा कि हम बिल्कुल सौतेले हों। जब देखो तब मारपीट करना शुरू कर देते हैं, जब देखो तब ताने मारना शुरू कर देते हैं। ना किसी घर वाले को देखते हैं, ना ही किसी बाहर वाले को देखते हैं। वो लड़का अपनी बात कहकर अभी चुप भी नहीं हुआ था कि अचानक से उसके पिताजी आ जाते हैं। और जैसे ही पिताजी आ जाते हैं, वो एक के बाद एक कई थप्पड़ उसे मारते हैं और थप्पड़ मारकर कहते हैं कि तुम्हें अपनी बहन के जैसा बनना चाहिए। जैसे वो बात तो का कहना मानती है, उस तरह से तुझे भी मानना चाहिए। साथ ही जैसे वो पढ़ाई करती है, तुझे भी वैसे ही अपनी बहन की तरह पढ़ाई करनी चाहिए। तब जाकर तुम्हें शायद इतना मान सम्मान प्यार मिल सकेगा। बस लड़का, क्योंकि वो ये पहली बार नहीं हुआ था, उसे किसी न किसी बहाने से मारा जाता था, पीटा जाता था और किसी न किसी बहाने से उसको ताने भी मारे जाते थे। इसलिए पिट पिटाकर यहाँ से वो चुपचाप चला जाता है। 1-2 दिन बीत जाते हैं और उसके बाद फिर शुरू होती है एक शादी की सालगिरह की तैयारी। रात को सोचकर सोए थे कि अगले दिन तैयारी करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे, लोगों को बुलाएंगे और दावत करेंगे, पार्टी करेंगे। कुछ इस तरह की बातें थी, कुछ इस तरह के सोच विचार थे। लेकिन वो अगली सुबह जरूर होती है, लेकिन होती है जो घर के 3 सदस्य ऐसे होते हैं जिनकी सुबह नहीं हो पाती। शायद वो जिंदगी में कभी उठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उठने वाली स्थिति है ही नहीं। वो उनकी आंखें अभी शायद खुलेंगे नहीं, क्योंकि अब वो इस दुनिया में रहे नहीं है। आज की कहानी है 3 मर्डर्स की। जब ये 3 मर्डर्स होते हैं, इसकी सूचना जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की इतनी छोटी सी वजह कैसे हो सकती है और ये छोटी सी वजह इतनी बड़ी वजह कैसे बन सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दक्षिण जिला है, वहां की ये सच्ची घटना है। और दक्षिण जिले का एक थाना लगता है नैब सराय। नैब सराय थाना क्षेत्र का एक गांव है देवली, और देवली गांव में एक चौपाल है। चौपाल के पास रहने वाला एक बॉक्सर, जो कि ओलंपिक्स में ओलंपिक जो जिले स्तर पर होती हैं, मंडल स्तर पर होते हैं, प्रदेश स्तर पर होती हैं, गांव में उसने मेडल भी जीता हुआ था। उसकी आदत है कि वो रोज सुबह को घर से निकलता है और टहल करके आता है, कभी जिम करके आता है, जिम करने के बाद आता है, अपने जो उसका रोजमर्रा का काम होता है उसको निपटाता है। इसी तरह से वो 4 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास वो उठता है। उठने के बाद जब घर से बाहर निकल रहा है, तो वो जोर से आवाज लगाता है कि मम्मी इस दरवाजे को बंद कर लेना, मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए। इस तरह की आवाज लगती है और पड़ोस में एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला होती है, उसके कानों तक भी ये आवाज पहुंचती है। वो लड़का वहां से निकल जाता है। लगभग 1 घंटे के बाद सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास जब ये वापस लौट कर आता है, उसने जब दरवाजा खोला, तो दरवाजा खोलने के बाद जब अपनी आंखों से देखता है, तो देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल घर के अंदर जो निचला वाला फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, वहां पर उसकी बहन की लाश पड़ी हुई थी। बेड पर वो लाश पड़ी हुई थी, गर्दन ऐसे समझो जैसे क्या बिल्कुल धड़ से अलग होने ही वाली हो, और उसके ऊपर एक कंबल पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो दिख नहीं पा रही थी। जैसे ही उसने कंबल को हटाया था, वहां से ब्लड बह रहा था, उनका जो रिसाव हो रहा है खून का। उसके बाद उसे देखने के बाद उस लड़के की चीख निकल जाती है, बहुत जोर से वो चीखता है। चीखते हुए अपनी माँ को आवाज लगाता है। माँ बार बार माँ माँ करके आवाज लगा रहा था, कभी पिताजी को आवाज लगा रहा था। जैसे ही ऊपर के फ्लोर पर जाता है, ऊपरी मंजिल पर जाता है, तो एक तरफ माँ की लाश पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ पिता की लाश पड़ी हुई थी। घर के अंदर 3 कत्ल हो जाते हैं और उस लड़के की चीख पुकार, उसकी आंखों से निकले हुए आंसू, उसके दर्द, उसकी कराहट इतनी दूर तक फैल जाती है कि जो आसपास के लोग थे वो भी दौड़कर घर की तरफ आते हैं कि अभी तो दिन भी नहीं निकला है, आखिरकार इस घर में ऐसी क्या वजह हुई है। इस गांव में इससे पहले ना कोई ऐसी चीख पुकार मची थी, ना ही कोई इस तरह की कभी घटना सुनने को मिली थी। इस घर से लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक जिम होता है। जिम में जो लड़के प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, जिम का जो मालिक होता है वो भी दौड़ते हुए जब मौके पर आता है, आने के बाद सबके सब लोगों ने जब अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा, तो उस दृश्य को देखने के बाद शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो ये सोचकर एकदम हदफरत ना रह गया हो, इमोशनल ना हुआ हो, स्तंभ नहीं रहा हो, सोचने पर मजबूर ना रहा हो कि आखिरकार इस घर में ऐसा क्या हुआ है जिसमें 4 सदस्य में से 3 का मर्डर हो चुका है। ये लड़का भी यहाँ पर आगे होता तो शायद वो भी मार दिया होता। इसी बीच में पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस से कहा जाता है कि जल्दी से आप यहाँ पर आइए, इस जगह पर
जो कि देवली गांव लगता है, चौपाल के पास में एक फौजी का मकान है। फौजी का मकान, इस पर जल्दी आइए। यहाँ पर 3 कत्ल हो चुके हैं, 3 मर्डर हो चुके हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, दिन निकलते ही ये सूचना मिल जाती है। उसके बाद फिर चाहे वो डीसीपी अंकित चौहान हो, एसीपी अभिनेंद्र जैन हो, एटीएस प्रभारी उमेश यादव हो, गिरीश हो, या नेपसराय थाना प्रभारी राकेश हो, जो संगम बिहार से उमेश शर्मा होते हैं। जैसे जैसे सूचना मिल रही थी, वैसे वैसे ऑफिसरों का मौके पर, घटनास्थल पर जमावड़ा, जमघट लगना शुरू हो जाता है। और 3 मर्डर की सूचना मिलने के बाद अधिकारियों ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। लगभग 51 साल की उम्र होती है राजेश कुमार की, जो कि सेना से रिटायर्ड होते हैं। 12वीं राजपुताना राइफल से, जो साल 2009 में रिटायर हो चुके थे। एनएसजी के वो कमांडो भी रहे थे। हालांकि उनका जो मूल गांव होता है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ के पास में एक गांव लगता है खेड़ी तलवाना, वहां के मूल निवासी होते हैं। फौज से रिटायर होने के बाद बच्चों की अच्छी एजुकेशन के हिसाब से उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया था लगभग 30 साल पहले, और दिल्ली के इस गांव देवली में रहना शुरू कर देते हैं। उनको उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम कोमल होता है, और साथ ही उनकी बेटी होती है, बड़ी बेटी, जिनका नाम कविता होता है। कविता इग्नू से एमए की पढ़ाई भी कर रही थी, साथ ही वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। उसको आईएएस ऑफिसर बनना था। बेटी का बड़ा नाज कर रहे थे, और जब पुलिस वालों ने देखना शुरू किया तो बेटी की गर्दन ऐसे समझो जैसे कि धड़ से बिल्कुल अलग होने वाली हो। साथ ही उसके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे। मां के साथ भी कुछ ऐसी ही हालत की गई थी, उसकी भी गर्दन धड़ से बिल्कुल अलग होने की कगार पर थी। पिता जो राजेश कुमार होता है, पूर्व एनएसजी का वो कमांडो होता है, जो कि 12वीं राजपुताना राइफल्स का वो रिटायर्ड सोल्जर होता है। उसके गर्दन पर तो वार था, लेकिन साथ ही उसके सर पर भी भारी वार उसने किया था। ये कत्ल क्यों किए, किसने किए? अब एक इकलौता इस घर का एक बेटा है जिसका नाम अर्जुन होता है। अर्जुन बीए का स्टूडेंट भी होता है, साथ ही वो बॉक्सर भी है। उसने कोई कंपटीशन में कुछ मेडल्स वगैरह भी प्राप्त किए हुए थे। जब उससे पूछा जाता है तो वो बताता है कि रोज सुबह 5:30 बजे घर से निकलता है मॉर्निंग वॉक के लिए, तो कभी जिम जाता है, लेकिन आज वो जिम नहीं गया था, मॉर्निंग वॉक गया था। और जब यहां से जा रहा था तो ताला लगा करके गया था। ताला जो लगाकर गया था उसका सिस्टम ऐसा था, अगर बाहर से लग जाए तो घर के सदस्य अंदर से उसे खोल सकते हैं। इसी बीच में जब पुलिस वालों ने उससे बातचीत की तो एक बुजुर्ग महिला भी आकर कहती है कि जब ये घर से बाहर जा रहा था तो इसने अपनी मां को आवाज लगाई थी कि मां दरवाजा बंद कर लो। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता, घर से किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आई थी। 3 कत्ल हो जाते हैं। लड़के से जब बातचीत कर रहे थे, एक पुलिस वाले की नजर उस लड़के के हाथ पर पड़ जाती है। हाथ पर एक चोट का निशान था, ऐसा लग रहा था जैसे कि ताजा निशान हो। हालांकि 3 मर्डर की सूचना से पूरे देश भर में ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो जाती है। ये फौजी का परिवार कुछ इस तरह से खत्म हो चुका था। अब पुलिस पर यह दबाव था कि आखिरकार ये ट्रिपल मर्डर किसने किए होंगे, क्यों किए होंगे, क्या इसके पीछे की वजह रही होगी। पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करने में जुट जाती है। साथ ही जो घर में पुलिस वाले ने जाकर के देखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया हो। घर का एक एक सामान, एक एक चीजें वैसी की वैसे रखी हुई थी जैसे क्या पहले रखी हुई थी। कोई फोर्स के निशान नहीं थे, किसी ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं की थी। तो आखिरकार कातिल कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, क्यों हत्या की? जब लड़के से बातचीत करते हैं तो लड़के का रो रो कर बुरा हाल था, समझ नहीं पा रहा था कि इस बीच में वो बातचीत उससे कैसे करे। तो पुलिस वालों ने कहा कि थोड़ी तसल्ली देते हैं, सभी को जो सब होते हैं उनको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उधर पोस्टमार्टम हो रहा है, उधर ये तसल्ली का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बेटा नॉर्मल होता है, थोड़ा होश में आता है। उसके गांव वालों को, उसके परिवार वालों को, बाकी सब सदस्यों को भी सूचना दी जाती है। हालांकि ये परिवार लगभग 10 दिन पहले अपने गांव गया था एक बेटे की शादी समारोह में। परिवार बिल्कुल खुश था, सब कुछ ठीक था, किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, फसाद नहीं। फिर ये कत्ल क्यों किए गए? आखिरकार पुलिस ने इस लड़के से ये पूछा कि बेटा बस 2 ही चीज के जवाब चाहिए। पहला ये कि तुम्हें चोट कैसे लगी, दूसरा ये कि जब घर के अंदर जाने का कोई फोर्स जबरदस्ती वाला रास्ता ही नहीं है तो आखिरकार तुम ही निकले हो और तुम ही गए हो। सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज जो थी, जब उसको भी खंगाला जाता है, देखा जाता है, तो पता चलता है कि 2-3 बुजुर्ग लोग हैं
जो सामान्य रूप से टहल रहे हैं। किसी के न आने की खबर थी, न कोई जाने की खबर थी। अब प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं था, इस घर का इकलौता बेटा जिसका नाम अर्जुन होता है, वो होता है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। पुलिस को जब पहली बार उसने बयान दिया था तो कुछ और दिया था, दूसरी बार पूछा तो कुछ और, क्योंकि एससीपी, डीसीपी, थाना अध्यक्ष, तमाम अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंच जाते हैं। सभी बातचीत कर रहे थे, सबको कुछ ना कुछ नया बता रहा था। तभी पुलिस को लगता है कि शायद हो ना हो यही से कत्ल हुआ है, यही कत्ल की असली वजह हो सकती है। उससे पूछा जाता है कि कत्ल तो तुमने ही किया है, लेकिन वजह क्या है ये बता दो। जब इस तरह की बातचीत हो रही थी तो आखिरकार उस लड़के ने, जो वो ज्यादा देर पुलिस के सामने टिक नहीं पाता, अब वो टूट जाता है। वो कहता है कि हम दो बहन भाई जरूर थे, वहां ऐसा लगता था देखने के बाद जैसे क्या वो सौतेला है, बहन सगी है, बहन के लिए इतना सारा प्यार, इतना स्नेह, बेटे के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ बात करो, चीट करो तो उसके बाद उसकी मारपीट होती है। उसकी मारपीट होती थी, बॉक्सिंग का उसको शौक था, पढ़ने के लिए उसको लगातार दबाव बनाया जाता था। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं, ऐसा कोई दोस्त नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसके सामने वो उसके पिताजी उसके किसी के सामने, हर किसी के सामने उसके पिताजी उसको पीट दिया करते थे, ताने दिया करते थे, टॉन्ट दिया करते थे। थक चुका था वो। तब पैसे की मांग होती थी तो पैसे भी नहीं मिलते थे, तो सब कुछ बेटी के लिए देते थे। हाथ तो जब हो जाती है जब इस प्रॉपर्टी को ही बेटी के नाम करने वाले थे, इसलिए उसको गुस्सा आता है और वो कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते से इसकी प्लानिंग कर रहा था, क्यों ना इस परिवार को बिल्कुल शांत कर दिया जाए। जब ये शांत हो जाएंगे, बोलने बिल्कुल बंद हो जाएंगे, तो फिर उसको फ्रीडम मिल जाएगी, आजादी मिल जाएगी। फिर ये रोज रोज की कानों में जो आवाज आती है, कभी बहन की तो कभी माँ की, कभी पिताजी की, ये सब शांत हो जाएगा। इसी शांति को शांत करने के लिए, इस अशांति को शांत करने के लिए उसने 1 तारीख को बहन का जन्मदिन होता है, उसमें भी कहासुनी हो जाती है, मारपीट हो जाती है। और 4 तारीख को होना था इनका 27वीं शादी की सालगिरह। सबसे बढ़िया रास्ता यही है, उसने सोचा कि सबको लगा शादी की सालगिरह की तैयारी कर रहे थे, कोई ना कोई बात होगी, इसलिए उस दिन को चुना जाता है। वो इस दिन को चुनता है, सुबह लगभग 4 बजे के आसपास जाग जाता है और जैसे ही 4 बजे जागता है तो पिताजी का सर्विस चाकू था, जैसे कि एक हथियार मिलता है सैनिक में, वो उस चाकू को लेकर आए थे। उसके बाद सबसे पहले अपनी बहन के पास जाता है जो ग्राउंड फ्लोर पर थी। वहां जाने के बाद अपनी बहन को बहुत तेजी से उसकी गर्दन पर वार करता है और जैसे ही बहन, क्योंकि बहन होती है, कराटे वो जानती थी, उसने हर संभव कोशिश की, प्रयास किया अपने उस भाई से लड़ने के लिए, लेकिन उसकी गर्दन पर काफी हद तक वार हो चुका था और वो गर्दन काटने का जो उसने इरादा बनाया था, इसलिए बनाया था कि ताकि आवाज ना निकल सके, चीख ना निकल सके। बहन ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तब तक कई जगह उसके वार हो जाते हैं। इसके बाद पहले बहन को मारता है, उसके बाद वो ऊपर कमरे में जाता है तो पिताजी आराम से सो रहे थे और माँ उसकी बाथरूम में होती है। वो जाता है, पिताजी का मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद जैसे ही पिताजी का मर्डर करके हटा ही था कि अचानक दरवाजा खुलता है और माँ आती है। इससे पहले कि माँ चीखती, चिल्लाती या मदद की अपील करती, तो वो माँ को भी पकड़ता है और इसी तरह से माँ की भी गर्दन रेत देता है। 3 मर्डर करने के बाद वो आराम से अपना बैठा रहता है। बैठते ही सब कुछ उसने जो किया था वो महज 10 मिनट के अंतराल में कर दिया था। अब बहन के, माँ के, पिताजी के गर्दनों से खून बह रहा था। उस खून को रोकने के लिए उसने कपड़ा लपेटा, साथ ही चादर से उनको ढक दिया, शायद कंबल से ढक दिया था। और ढकने के बाद बार बार एक ही आवाज लगा रहा था कि अब चीख सकते हो तो चीखो, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे तुम्हारी चीखों को सुनते सुनते थक चुका है। वो रो रहा है और इस तरह की बातें कर रहा है और यहाँ से आराम से जैसे रोजमर्रा की तरह वो जाता था वैसे ही घूमने के लिए जाता है। लेकिन जब वापस लौट करके आता है तो वो नई कहानी, नया नाटक रचने की कोशिश कर रहा था, रोने की एक्टिंग कर रहा था, 3 मर्डर करने का ऐसा विलाप कर रहा था जैसे कि उसे सबसे ज्यादा दुख हो रहा है। लेकिन वही तो कातिल था, उसकी खुशी थी उसमें। ज्यादा देर तक वो धूल नहीं झोंक सका पुलिस की आंखों में, पब्लिक की आंखों में, और पुलिस ने जल्द ही उसको बेनकाब करके गिरफ्तार किया और उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक सगा बेटा आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। हालांकि उसे ऐसा लगता था कि वो अपने ही घर में उपेक्षा का शिकार हो रहा है। उसे ऐसा लगने लगा था कि वो अपने ही घर में बिल्कुल अकेला है, उसको कोई ना प्यार करने वाला है, उसका ना कोई देखभाल करने वाला है, ना ही उसकी कोई जरूरतों का ख्याल रखने वाला है। इसलिए गुस्से में आकर उसने अपने ही माँ, अपने ही पिता, अपने ही बहन का कत्ल कर डाला। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि बच्चों के प्रति
किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी कुछ ऐसी ही घटना हो जाए। इसलिए कोई मसला अगर है तो गुस्से से नहीं, उसे प्यार से सुलझाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि घर का राडा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह का कोई और अपराध की कहानी आपके सामने सुनने को मिल जाए और फिर आपको फिर से तकलीफ हो कि आप सोचे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। तो दोस्तों, आजकल के जो बच्चे हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, उनकी माइंड थिंकिंग, उनकी सोच, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, एक बार कमेंट करके हमें जरूर सलाह दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।